हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 35 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होने वाले हैं आपके जेएनवी के साइंस के सिलेबस से। तो बच्चों, मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर गौरी और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉप 35 क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बेटा क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले जल्दी से इस लिंक को अपने सारे दोस्तों से शेयर कर दो ताकि आपके बीच में एक सेंस ऑफ कंपटीशन जनरेट हो जाए कि भाई 35 में से 35 कौन लाएगा इस पार्ट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। Which of the following is a खरीफ क्रॉप? मैम खारिफ और राबी के बारे में काफी क्वेश्चंस हो गए। अरे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, क्रॉप प्रोडक्शन वाले में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं? इसी से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है ये आपको बताना है। फटाफट से मैं सवाल आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना। व्हीट, मस्टर्ड, मेज या फिर ग्राम। फिर से एक कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं, बहुत आसान सा रणबीर कपूर वाला कॉन्सेप्ट। हमें पता है रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप्स ग्रो करती हैं बच्चों? खारिफ क्रॉप्स ग्रो करती हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ राबी क्रॉप की, तो वो कहाँ ग्रो करती हैं? विंटर सीजन में। सिंपल एंड इजी, ये आपको याद रखना है। जिन भी क्रॉप्स को पानी की आवश्यकता होगी बच्चों, वो कब ग्रो करेंगी? खारिफ क्रॉप्स होंगी वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैडी हो सकता है, राइट। फिर अगर मैं बात करती हूँ राबी क्रॉप की बच्चों, तो वो कब ग्रो करती है? विंटर के सीजन में ग्रो करती है, ठंड में ग्रो करती है। आपको बताना है खरीफ की फसल कौन सी है, व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम या फिर मेज। तो हमको पता है रेनी सीजन में कौन कौन ग्रो करता है। एक तो हमारा पैडी हो गया, दैट इज राइस, हमको पता है उसको पानी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर राइस नहीं है, तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा बच्चों मेज। ठीक है, मक्का जो है उसको भी पानी चाहिए होता है और मक्का जो है वो एक खरीफ की फसल है। बाकी व्हीट, मस्टर्ड एंड ग्राम किसका एग्जाम्पल है बच्चों? राबी क्रॉप का एग्जाम्पल है जो कि विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। Which of these is not a method of irrigation? फिर से क्रॉप प्रोडक्शन से ही क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिंचाई का तरीका नहीं है? बताओ। स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, चेन पंप या फिर विनोइंग। बेटा स्प्रिंकलर प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, चेन पंप या फिर विनोइंग। फटाफट से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। क्या होगा इसका आंसर? इरिगेशन क्या होता है मैम? बेटा जब हम 7 प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब एक फसल के बीज बोने से लेकर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेकर हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग तक का जो हमारा प्रोसीजर है, 7 प्रैक्टिसेस हमने बीच में पढ़ी हैं। उसमें से एक प्रैक्टिस जो हमने पढ़ी है, वन ऑफ द प्रैक्टिस है इरिगेशन, दैट इज सिंचाई। मतलब एक आपातकाल पर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर बच्चों, एक विशेष आपातकाल पर अपनी फसल को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाती है। ठीक है, एक टाइम पीरियड पर, स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर वाटरिंग द क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन। बेटा तो इरिगेशन के ना डिफरेंट टाइप के मेथड्स पढ़े हैं हम सबने भाई। एक तो मॉडर्न पढ़े हैं और पहले जो होते थे वो ट्रेडिशनल थे, जैसे मोट हो गया, चेन पंप हो गया, देखली सिस्टम हो गया, ये सब कैसे हैं? ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। बाकी अगर मैं बात करती हूँ मॉडर्न की, तो स्प्रिंकलर हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है? मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन का। तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज लिखी हुई है बच्चों, विनोइंग, जो किसका एग्जांपल नहीं है? जो एक इरिगेशन का मेथड नहीं है। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा विनोइंग, क्योंकि हमको पता है चाफ में से, विनोइंग का क्या मतलब है? हम एक, जब हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, है ना, सेपरेटिंग, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसकी जो डेफिनेशन है, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ, मतलब भूसी में से अनाज के दाने को अलग करने का प्रोसेस क्या कहलाते हैं बच्चों? विनोइंग कहलाता है। बाय विंड लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारे ग्रेन्स है ना वो हैवी है, वो आगे गिर जाएंगे, और जो भूसी है वो उड़कर बाहर दूर तक चली जाएगी। क्लियर है? तो सिंपल आंसर हो जाएगा बच्चों विनोइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच टूल इज यूज फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स? हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है? फसल काटने के लिए कौन सा औजार उपयोग में लिया जाता है, आपको वो बताना है। बहुत आसान है। प्लो, सिकल, हो या फिर कल्टीवेटर। हल, खुरपी, हसिया या फिर कल्टीवेटर। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर? काटना है, कटाई करनी है हार्वेस्टेड क्रॉप की। तो बच्चों हमको पता है कि जब हमारी क्रॉप जो है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है, मतलब पूरी तरीके से पक चुकी है, तब हम क्या, कौन सा प्रोसेस करते हैं बच्चों? हार्वेस्टिंग का प्रोसेस करते हैं।
सबको मालूम है ये चीज, बिल्कुल सही। हार्वेस्टिंग होती क्या है? मेच्योर क्रॉप जो हमारे खेत में खड़ी हुई है एकदम मजबूती से, अब क्या करना है, स्टॉक के साथ उसकी कटाई करनी है। ठीक है, जो उसका स्टॉक है बच्चों, उसके साथ क्या लगा हुआ होता है, एक अनाज का दाना लगा हुआ होता है। ठीक है, आप सब ने देखा होगा इसको। जब हम फ्रॉम द ग्राउंड कट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हार्वेस्टिंग, दैट इज कटाई बोला जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका यूज करेंगे हम? प्लो, हल्का नहीं, वो तो प्लोइंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब जुताई करने के लिए। खुरपी, हो, सिकल, हसिया या फिर कल्टीवेटर। तो बच्चों खुरपी क्या होगी ना, खुरपी से काट नहीं सकते हम किसी चीज को, लेकिन हसिया एक ऐसा चीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा सी, दैट इज सिकल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हसिया बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करते हैं। मेन्योर डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजर बिकॉज मेन्योर, खाद उर्वरक से अलग होती है क्योंकि, क्यों होता है? खाद और उर्वरक में सबसे ज्यादा बेसिक डिफरेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एनसीईआरटी की बुक में स्पेसिफिकली इसका एक टेबल दे रखा है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब फटाफट से जान लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। यार कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। मेन्योर की बात कर लेते हैं फटाफट से। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि आप लोग जब डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते हो तो मम्मी रोटी लाती रहती हैं, है ना, आप खाते रहते हो। रोटी खत्म हो गई, कहां से आएगा, बाहर से आएगा ना, लाइक किचन से आएगा खाना। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब हम अपनी सॉइल में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को उगाते हैं ना बच्चों, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जितने भी पोषक तत्व, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी मिट्टी के अंदर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कौन उनको खा लेता है, क्रॉप्स खा लेती हैं, फसल खा लेती है। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब सब चीजें खत्म हो गई, सारे पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं हमारी सॉइल के अंदर से, हमें बाहर से पोषक तत्व देने पड़ते हैं दो तरीकों से। पहला है मैन्योर, जो कि बेसिकली क्या होता है, प्योर ऑर्गेनिक चीजों से मिलकर बना होता है, सारी की सारी जैविक चीजें यूज होती हैं। दूसरा है बच्चों फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर क्या है बच्चों, अगर मैन्योर ऑर्गेनिक है तो फर्टिलाइजर कैसा है, केमिकल है। ठीक है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है और फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। बेसिक डिफरेंस यही है। Manure differ from fertilizer because manure contains organic matter, contains only one nutrient, is prepared in factories, is more expensive। क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ है, इसमें केवल एक ही पोषक तत्व होता है, ये कारखानों में तैयार की जाती है, ये अधिक महंगी होती है। कोई भी चीज फैक्ट्री में बनाई जा रही है वो महंगी होगी, या फिर जो ऐसे ही नॉर्मली हम कंपोस्ट के फॉर्म में घर पर भी बना सकते हैं वो महंगा होगा? बताओ जरा, ऑब्वियस ही बात है ना, जो चीज फैक्ट्रीज में बनाई जा रही है वो महंगी होगी। तो यानी कि अगर मैं फर्टिलाइजर का बात करूं तो फर्टिलाइजर जो है वो एक एक्सपेंसिव चीज है ना। तो सिंपल सी बात है, खाद उर्वरक से अलग इसलिए होती है क्योंकि वो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी है, बिकॉज इट कंटेन्स दी ऑर्गेनिक मैटर। बच्चों तुम्हारा सिंपल आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड इज, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दही जमाना, है ना? नहीं बेटा, बताओ, पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, फर्मेंटेशन या फिर बॉइलिंग, पास्चुरीकरण, किण्वन, नसबंदी या फिर उबालना। फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन बताएंगे। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है पर मैं जानती हूँ कि आप लोगों को जवाब जरूर आता होगा। बताओ फटाफट से, क्या होगा? मिल्क से कर्ड बन गया, कैसे बनता है? सबने अपने घरों में भाई दही खाया होगा, हमारी तो मम्मी जमाती है, कैसे बताओ फटाफट से। तभी यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं बच्चों थोड़ा सा मिल्क। ठीक है, अब इस मिल्क के अंदर मम्मी क्या करती हैं, इसको हल्का सा हीट करती हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर थोड़ा सा कर्ड डाल देती हैं, थोड़ा सा, थोड़ी सी क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब हम इसको 4 से 5 घंटों तक थोड़ा एक मिनिमम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं बच्चों, तब ये एक सेमी सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं, यानी कि दही बोलते हैं। ऐसा क्या था इस कर्ड में जिसने दही को जमा दिया, सेमी सॉलिड बना दिया? हमें पता है बच्चों, कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये हमारी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, सबसे पहली चीज ये है। और ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है बच्चों, ये फर्मेंटेशन कॉज करवाता है, किसका? जो हमारा लैक्टोज है ना, मिल्क में जो हमारी शुगर प्रेजेंट है, ये क्या है, मिल्क की शुगर है। लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करवा देता है बच्चों? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करवा देता है। तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा ये? किण्वन कहलाएगा, दैट इज फर्मेंटेशन।
क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा। Which disease is caused by bacteria? देखो फिर से डिजीज का क्वेश्चन आ गया है, मैं आपको 100 बार बता चुकी हूँ, आज 101 भी बार फिर बताती हूँ बच्चों। जेएनवी लव्स टेबल क्वेश्चंस, जितने भी एनसीईआरटी में टेबल मेंशन है, फॉर एग्जांपल डिजीजेस हो गई, आपकी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई, वो उनको सबसे ज्यादा प्रिय हैं एकदम। तो बच्चों मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन टेबल्स को, उन डिजीज वाली टेबल्स को, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो, ह्यूमन से, एनिमल से, प्लीज अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। तो कौन सी ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया से कॉज होती है, कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया या फिर जीवाणु द्वारा होता है बच्चों? कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा या फिर पोलियो? सर्दी जुकाम, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा या फिर पोलियो, क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, बताओ। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है भाई वो, हमको पता है। कॉमन कोल्ड एक वायरल है, हम लोग बोलते हैं ना कि ओ माय गॉड छींक आ गई, बुखार हो रहा है, मैम हमें वायरल हो गया है। यही सारे सिम्टम्स है ना एक वायरल के। आप लोग स्कूल जाते होंगे, कभी कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, वायरल फीवर हो गया है, ऐसा ही बोलते हो ना। तो हमको पता है कि कॉमन कोल्ड एक ऐसी बीमारी है बच्चों जो वायरस से कॉज होती है, क्योंकि दिस इज अ वायरल डिजीज। टाइफाइड की बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो की बात कर लो। पोलियो का हमको पता है भाई एक वायरस होता है, साथ ही साथ में इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस से होती है। सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों सी टाइफाइड, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया से होता है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया? सी टाइफाइड। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन, द कैरियर ऑफ मलेरिया इज। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, WHO की तरफ से जो हमारे पास एडवाइजरी आई है वो आपको याद रखनी है। WHO की तरफ से एक चीज आई है कि जो हमारा मलेरिया है ना, वो एक कंटेजियस डिजीजेस है, ठीक है। वो क्या है? एक कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब एक से दूसरे की ओर फैलता है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज का भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो प्लीज उसमें कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। WHO ने मेंशन किया है कि मलेरिया एक कंटेजियस डिजीज है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकती है। क्लियर है? चलिए द कैरियर ऑफ मलेरिया बताइए फटाफट से। हाउस फ्लाई, आंट, मॉस्किटो या फिर बी? मक्खी, चींटी, मच्छर या फिर मधुमक्खी, क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से। मलेरिया हो गया भाई, डेंगू हो गया, किससे होता है? मच्छर से होता है यार। सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी मॉस्किटो। और अगर मैं नाम की बात करती हूँ बच्चों, तो हमको पता है कि इसका जो कैरियर है ना, मलेरिया का जो कैरियर है वो है हमारी फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, ठीक है। कौन सबसे ज्यादा खून पीता है? लड़कियां, तो भाई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, सिंपल, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर डेंगू की बात करती हूँ बच्चों, तो डेंगू का भी आप याद कर लेना, कौन सी होती है? एडीज होती है, ठीक है। एडीज जो मॉस्किटो है बच्चों, वो क्या कॉज करवाता है? डेंगू कॉज करवाता है। दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बेटा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड, कोयले की बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोनाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन? कार्बोनीकरण, ऑक्सीकरण, स्फटिकरण या फिर अपचयन, क्या होगा इसका सिंपल सा आंसर? बता दो फटाफट से। प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ कोल का, हमको पता है कोयला कैसे बना। थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ कोल की कि कोयला बना कैसे था बच्चों। तो हमको पता है कि जो हमारे डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स थे ना बच्चों, जब हमारे प्लांट्स जो हैं वो मर गए तो उनका क्या बच गया? डेड रिमेन्स बच गया। अब ये जो है साथ में हाई प्रेशर भी था वहां पर, ठीक है। थोड़ी धीरे धीरे करके स्लो कन्वर्जन हो गया इनका, किसमें? एक फॉसिल फ्यूल में, जिसका नाम रख दिया गया बच्चों कोल, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक का जो प्रोसेस है ना, वो लाखों मिलियन ऑफ इयर्स में हुआ है भाई, मिलियन ऑफ इयर्स में स्लो कन्वर्जन है। क्या बोलेंगे इसको? एक डेड रिमेन से कोल का बनना क्या कहलाता है बच्चों? कार्बोनीकरण कहलाता है। सिंपल आंसर हो जाएगा ए, कार्बोनाइजेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बेटा। कोल तार इज यूज फॉर मेकिंग,
कोल तार का उपयोग किसके निर्माण में होता है? सोप, परफ्यूम, रोड सरफेसिंग या फिर फर्टिलाइजर। साबुन बनता है, इत्र बनता है, सड़क की सतह बनती है या फिर उर्वरक बनता है। मैं ना पहले जब बचपन में स्कूल जाती थी तो मैं कई बार देखती थी कि रोड पे ना एक काला काला थिक सा लिक्विड डाल रहे हैं और नई रोड बना रहे हैं एकदम चमचमाती हुई सी। क्या आप लोगों ने भी वो चीज देखी है? सबने देखा होगा रोड को बनते हुए, है ना? तो बच्चों, कोल तार एक ऐसी चीज है जो सड़क की सतह को बनाने में यूज होती है। एक चीज और बात करते हैं, कोल जो है वो हमें 3 प्रोडक्ट्स देता है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है हमारा कोक। ये पीने वाली कोक नहीं है, ये सॉलिड एंड पोरस होती है, मतलब ये ठोस है और इसमें छिद्र होते हैं। ब्लैक कलर की हार्ड सब्सटेंस है। दूसरी चीज जो है बच्चों, वो है हमारा कोल तार। अब कोल तार कैसा है? सबसे पहली चीज है, ये डार्क है, गहरा है, काले रंग का है, लिक्विड है और बहुत ही गंदी स्मेल आती है इसमें से। थर्ड चीज है बच्चों, कोल गैस। ठीक है, जो एक गैस है जिसको हम किस में यूज करते हैं बच्चों? इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं कोल से जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। और कोल तार का उपयोग किसके निर्माण में किया जा रहा है ये भी आपको पता है, रोड सरफेसिंग में यूज किया जाता है, सड़कों की सतह को बनाने के लिए। लेकिन बच्चों, आजकल अगर मैं नाउ डेज की बात करूं तो आजकल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आ चुका है, वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके बता देती हूँ। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको रोड सरफेसिंग में यूज किया जाता है। यहाँ पे हम कलर चेंज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका नाम है बिटुमेन, जिसको अब आजकल रोड सरफेसिंग में यूज किया जाने लगा है। क्लियर है? समझ में आ गया? याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बेटा। The lowest temperature at which a substance catches fire is called। किसी पदार्थ का न्यूनतम तापमान जिस पर वह आग पकड़ लेता है कहलाता है। कौन सा ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर होगा? इग्निशन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्लैश पॉइंट? प्रज्वलन तापमान, क्वथनांक, गलनांक या फिर फ्लैश पॉइंट? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर कोई भी वस्तु जलना स्टार्ट करती है ना? कि भाई जब तक मैं इस वस्तु को, इस सब्सटेंस को इतना टेम्परेचर नहीं दूंगी तब तक ये नहीं जलेगी, तो वो कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा? बताइए फटाफट से। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर ही कंसिडर करें, याद ना करें। ठीक है, तो बच्चों मैं सबसे इजी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, पेपर। पेपर फॉर एग्जाम्पल मानो कि 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका एक टेम्परेचर है जिस पर वो जलना स्टार्ट करेगा। जब तक मैं पेपर को 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं दूंगी वो जलना स्टार्ट नहीं करेगा। मतलब 15 डिग्री जो है वो पेपर का मिनिमम टेम्परेचर हो गया, वो न्यूनतम तापमान हो गया जिस पर पेपर जलना स्टार्ट करेगा। क्या मैं ये बात कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ, है ना? तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा ये पूछा जा रहा है। ये टेम्परेचर कहलाता है बच्चों इग्निशन टेम्परेचर, मतलब प्रज्वलन तापमान। प्रज्वलन तापमान वो तापमान है जिस तापमान पर कोई भी वस्तु जलना स्टार्ट करती है, उससे पहले वो जलेगी नहीं। क्लियर है? तो सिंपल आंसर हो जाएगा ए, इग्निशन टेम्परेचर, दैट इज प्रज्वलन तापमान। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बेटा। Which zone of a candle flame has the highest temperature? मैम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम से सही कह रही हो, अब हर बार क्वेश्चन आया है भाई, हर बार आया है, मैं क्या करूं? मोमबत्ती की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक तापमान वाला होता है? पता है, इतने क्वेश्चंस कर लोगे ना, इतने क्वेश्चंस कर लोगे तुम लोग कि जेएनवी में जब क्वेश्चन करने बैठोगे ना, स्पेसिफिकली जब बिल्कुल मेन एग्जाम में बैठे हुए होगे तो ऐसे ऐसे याद आ रहे होंगे साइंस के, ऐसे कि अरे ये तो मैम ने करवाया था, अरे ये तो किया हुआ था। और तुम लोग को पता है वेदा जेएनवी आपके लिए लेके आने वाला है मंडे से लाइव क्लासेस, जिसमें आप क्या करोगे, हम आपको करवाने वाले हैं बिल्कुल फुल फ्लेश्ड वाला पेपर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस वेदा वालों ने करवाए थे ना बच्चों, उससे 95% पेपर मैच किया था आपका जो जेएनवी का पेपर आया था। तो बिल्कुल मत भूलना, हम लाइव क्लास के साथ आने वाले हैं। क्लास 9th के लिए मैं आपको यहाँ पर टाइमिंग बता देती हूँ। क्लास 9th वालों के लिए जो लाइव क्लास होने वाली है वो होने वाली है मंडे से। ठीक है, इस डे को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, और टाइम को भी बिल्कुल मत भूलना बच्चों, क्योंकि वो होने वाला है शाम को 6 बजे से। हम वहां पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे, लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे, साइंस के क्वेश्चंस करेंगे, पूरा का पूरा लाइव सेशन चलेगा। मतलब
लाइव क्लास में आप इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर से, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा सिलेक्शन जरूर करवाएगा जेएनवी में। ठीक है, चलो अब फटाफट से इसका आंसर दे दो कि विच जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर। लाइव क्लास लिख देती हूँ, देखो यहाँ पर। ठीक है, मंडे से स्टार्ट होने वाला है ये, मंडे 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 शाम को 6 बजे। चलो बताओ कौन सा ऐसा कैंडल फ्लेम का जोन है भाई जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। फिर से बनाओ डायग्राम, सुंदर सी कैंडल बना लेते हैं, एक कैंडल बना लेते हैं भाई। चलो बन गया भाई, 3 जोन है हमको मालूम है। ठीक है, सबसे पहला कलर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ब्लू जोन है, येलो जोन है, ठीक है, और हमारा एक ब्लैक जोन है। ठीक है, अब फटाफट से बता दो हाईएस्ट टेम्परेचर। हमको पता है गोल्ड स्मिथ जो होते हैं ना बच्चों, जो सुनार होते हैं, वो एक जोन को यूज करते हैं सोने को पिघलाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, सोना पिघलाया जा रहा है, यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर होगा उस जोन का। कौन सा जोन होता है वो, बस वो याद कर लो। हमको पता है बच्चों वो कौन सा जोन होता है, वो होता है ब्लू जोन, जिसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। अधिक अदीप्तिमान गैर दीप्तिमान क्षेत्र जो कि किस कलर का होता है, नीले रंग का होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज मेजर्ड इन। ईंधन की ऊष्मीय मान जो होती है बच्चों, वो किस में नापी जाती है। क्या पहले ये बता दूं कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, ये आप लोग को पता है, बताओ फटाफट से। चलो कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं कि मैम आखिरकार ये कैलोरीफिक वैल्यू जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका यूनिट फिर भी बता देंगे, लेकिन आखिरकार ये है कौन, है ना। ये कौन सी चिड़िया है भाई जिसके पर हम लोगों ने अभी तक नहीं गिन पाए। अरे भाई अभी गिन लेते हैं, आ जाओ। देखो कैलोरीफिक वैल्यू ना किस चीज से रिलेटेड है, ईंधन से रिलेटेड है। जो ऊष्मीय मान है बच्चों वो किसी ईंधन से रिलेटेड है। मान लो कैलोरीफिक वैल्यू वो एनर्जी है, ठीक है, जो कि निकल रही है। ये क्या है, निकलने का साइन है। एनर्जी क्या है, बाहर निकलेगी। कब, जब हम 1 kg ऑफ फ्यूल को, यानी कि 1 किलो ईंधन को क्या करेंगे बच्चों, बर्न करेंगे। अच्छा मैम मतलब अच्छा ये होगा, एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है, कैलोरीफिक वैल्यू वो एनर्जी है जो कि 1 kg फ्यूल को बर्न करने से निकलेगी। समझ में आ गया क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी which when produces when you burn 1 kg of fuel। समझ में आ गया क्या है। आप सिंपल सी बात कर लेते हैं उसके ऐसा यूनिट की। मैम एनर्जी का यूनिट जो होता है ना वो भाई जूल हो सकता है, और 1 kg की बात कर रहे हैं लेकिन हम, तो भाई ग्राम वाला तो नहीं हो सकता। सिंपल सा देख लो, किलोग्राम लिखा हुआ है। वैसे तो तीनों ही यूनिट हो सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कैलोरीफिक वैल्यू को किस में मेजर किया जाता है, केजी में। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा किलो जूल पर किलोग्राम। एनर्जी को किसमें मेंशन किया जा रहा है, किलो जूल में। एनर्जी का यूनिट है किलो जूल। अब 1 किलो फ्यूल को बर्न करने से निकल रही है, तो भाई नीचे लिख दो किलोग्राम। क्या हो गया इसका ऐसा यूनिट, किलो जूल पर किलोग्राम। पर का क्या मतलब है कि डिवाइड में है किलोग्राम। सिंपल आंसर है किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम। आंसर सिंपल। कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। लिखवा के रख लो मुझसे, साइन करके दे सकती हूं मैं। समझ रहे हो ना खुद भी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बेटा। Which fuel has the highest calorific value? अब मैम ये कैसे, ये तो याद करना पड़ेगा यार, इसमें मैम कुछ नहीं कर सकती, ये तो मेमोराइज करना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी में बेटा एक टेबल मेंशन है, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या मेंशन है, कैलोरीफिक वैल्यू का एक टेबल मेंशन है। कृपया करके इसको याद कर लेना। 2 चीजें याद कर लो, एक चीज अभी मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, दूसरी चीज इस क्वेश्चन के बाद बताती हूँ। ठीक है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू पूछा गया है, वुड हाइड्रोजन कोल या फिर केरोसिन। लकड़ी, हाइड्रोजन, कोयला या फिर केरोसिन, कौन सा ऐसा फ्यूल है जिसका हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, बताइए फटाफट से। एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, उसमें हाइड्रोजन जो है बच्चों वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू रखता है, तो इसका आंसर तो हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, मैं आपको बता भी देती हूँ, 150,000 किलो जूल पर किलोग्राम इसका कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, 1.5 लाख बेसिकली क्या है इसका, एनर्जी रिलीज होता है जब हम 1 किलो हाइड्रोजन को जलाते हैं। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट है।
इस चीज को याद कर लो कि हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका होगा, हाइड्रोजन का। तुम्हारे आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो गए, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन तुम्हें टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें टेबल में सबसे ज्यादा ये याद होना चाहिए कि भाई लीस्ट कौन सा है और हाईएस्ट कौन सा है। दो चीजें तो मिनिमम है कि तुम्हें याद करना है कि भाई सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसका है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है, ठीक है। ये दो चीजें याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में रट लो उस टेबल से, बस काम बन गया हमारा। दो ही चीजें याद करनी है, लीस्ट और हाईएस्ट, कुछ और याद नहीं करना, लिखवा के रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, वनों की कटाई से होता है, क्या होगा वनों की कटाई से, इंक्रीज इन रेनफॉल, डिक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर, वर्षा में वृद्धि होगी, वैश्विक तापमान में कमी होगी, जैव विविधता का ह्रास होगा, भूजल में वृद्धि। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, लेमन स्क्वीज वाला क्वेश्चन, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। फटाफट से बताओ क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। सब बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे फटाफट से, क्या होगा। डिफॉरेस्टेशन क्या है मैम, बेटा डी का मतलब क्या है, काटना, और फॉरेस्टेशन का क्या मतलब है, फॉरेस्ट को काटना, मतलब वनों की कटाई को कर देना। उससे क्या होगा, क्या पानी ज्यादा बरसने लगेगा, ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे, भाई वन को काटो क्लाउड्स बने वर्षा होने लगी। नो नो भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। डिक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग तो इंक्रीज होगी ना, क्योंकि वनों को काट दिया, ये भी नहीं होगा। ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज नहीं होगा, तो सिंपल आंसर हो जाएगा जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है बच्चों, जो हमारी जैव विविधता है जिसमें हर चीज आ रही है, उसका लॉस होगा, उसका हार से होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। Which of these is a consequence of deforestation, ठीक है। वनों की कटाई का परिणाम क्या होगा, मतलब क्या होगा अगर मैं वनों को काटने लगूंगी, वनों की सफाई कर दी जाएगी तो क्या होगा बेटा। सॉइल इरोजन, फ्लड्स, ड्रॉट या फिर ऑल ऑफ द अबव, मृदा अपरदन, अपरदन, बाढ़, सूखा या फिर उपरोक्त सभी, क्या होगा डिफॉरेस्टेशन का कॉज। बताओ फटाफट से, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉज नहीं कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अब क्या करा है मैंने भाई, वनों की कटाई कर दी, उफ, 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 बहुत बुरा लग रहा है पेड़ों के लिए मुझे। पेड़ों की कटाई कर दी गई है, मतलब डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया है, क्या होगा अगर मैं डिफॉरेस्टेशन कर रही हूँ, मतलब मैं पेड़ों को काट रही हूँ, ठीक है। तो जो मेरी सॉइल है बच्चों वो भी तो खराब हो रही है ना, मतलब इरोजन हो रहा है सॉइल का, तो यानी कि ये तो होगा। साथ साथ में ग्राउंड वाटर हमारा इफेक्ट होगा, तो फ्लड आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। अब जब पेड़ों को काट दिया तो कहां से कोई भी न्यूट्रिएंट मिलेगा धरती को, कुछ नहीं मिलेगा, तो ड्रॉट भी आ सकता है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा इजी पीजी सा, ऑल ऑफ द अबव। मृदा अपरदन भी हो सकता है, बाढ़ भी आ सकती है और सूखा भी पड़ सकता है। उपरोक्त सभी क्या होंगे, वनों की कटाई के एक परिणाम होंगे। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बेटा। The fusion of sperm and egg is called, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है। फिर से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिए बेटा। फ्यूजन करवा रहे हैं स्पर्म और एग का, क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन या फिर फर्टिलाइजेशन, खंडन, कली लगना, निषेचन या फिर विखंडन, क्या होगा फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे सबका, बताओ क्या होगा। देखो बेटा हमको पता है कि जो स्पर्म है ना हमारा, मतलब जो हमारा शुक्राणु है वो क्या है, एक मेल सेल है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। अंडाणु क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। ये दोनों कहां पर जुड़ते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। जो हमारी अंडवाहिनी है बच्चों, जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है, वहां पर क्या होता है बच्चों, फ्यूजन होता है। किसका फ्यूजन होता है भाई, जो हमारा स्पर्म सेल है, जो हमारा मेल का स्पर्म सेल है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, उसके पास एक टेल है बच्चों, ठीक है। किसके संग फ्यूजन करता है, अंडे के संग, अंडाणु के संग, जो कि एक फीमेल का सेल है। इस बात को आपको याद रखना है। और भाई इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल आंसर हो जाएगा निषेचन। और इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से बनता क्या है बच्चों, युग्मनज बनता है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्लियर है। कितने सारे क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन से, फर्टिलाइजेशन से बनेगा क्या, जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन होगा कहां, फेलोपियन ट्यूब में होगा। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आउटसाइड द मदर्स बॉडी अकर इन, अरे
कितना आसान सा सवाल है भाई। भ्रूण का विकास माँ के शरीर के बाहर हो रहा है, मम्मी के शरीर के बाहर, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। तो कौन से एनिमल्स हैं? सबसे पहली बात तो ये बता दो, कौन से एनिमल्स हैं जिसमें फीमेल की बॉडी के बाहर विकास होता है किसी भी बच्चे का? फटाफट से सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये वीवी पैरस होंगे या फिर ये ओवी पैरस होंगे, बताओ फटाफट से। जरायुज है या अंड जरायुज है? बताइए फटाफट से, क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? अंडजनक है या फिर जरायुज है? कौन से एनिमल्स हैं जिनमें फीमेल के बाहर होता है बेबी का डेवलपमेंट? फटाफट से सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ बेटा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आउटसाइड द मदर्स बॉडी, देखते हैं, मम्मी के बाहर हो रहा है, मतलब माँ के शरीर के बाहर हो रहा है बच्चे का डेवलपमेंट। मैमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में या फिर बोथ ए एंड सी? स्तनधारियों में, पक्षियों में, सरीसृपों में या फिर बी और सी में? बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। भाई मैमल्स जो है ना, मैमल्स तो हम होते हैं, ह्यूमंस है एग्जाम्पल मैमल का, ठीक है। स्तनधारी भाई ब्रेस्ट है उनके पास, क्या है, ह्यूमंस है भाई, मेमोरी ग्लैंड्स है उनके पास, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट फटाफट। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करती हूँ बच्चों, तो बर्ड्स एंड रेप्टाइल जो है वो एक ऐसे हैं जिसमें बच्चे का जो विकास होता है बच्चों, वो कहाँ होता है? बिकॉज ये दोनों क्या करते हैं, ये एग्स को रिलीज करते हैं, है ना, ये एग्स को हैच करते हैं, बेसिकली एग्स के ऊपर बैठते हैं, उनको वार्म प्रोवाइड करते हैं, हैच करते हैं, उसके बाद क्या होता है, बेबी बाहर निकलता है। क्लियर है ना, अंडे दे रहे हैं, कैसे हैं ये, ओवी पैरस है भाई, अंडजनक है, ओवी पैरस एनिमल्स है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि यहाँ पर माँ के शरीर के बाहर अंडा निकल रहा है, फिर बच्चा जन्म ले रहा है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बेटा क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है भाई वो क्या है? अभी तो पढ़ा है मैम, आसान है, बहुत आसान है, बताओ। स्पर्म, जाइगोट, ओवम या फिर एम्ब्रियो, शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज या फिर भ्रूण। तभी मैं आपको इन चारों में डिफरेंस भी बताऊंगी कि इन चारों का डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम एक सवाल से 5 सवाल करेंगे। चलो बताओ फटाफट से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को क्या बोला जाता है? स्पर्म बोलेंगे? नहीं भाई मैम, वो तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। अच्छा, तो स्पर्म जो है वो क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सेल हो गया। चलो एक चीज पता चल गई, ठीक है। चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं फटाफट से, दूसरी चीज की बात करते हैं। ओवम क्या है मैम? हाँ मैम, ओवम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। चलो ठीक है, एक चीज और समझ में आ गई कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा है, ओवम है, स्पर्म क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जाइगोट की बात कर लेते हैं। मैम जाइगोट क्या है? जब भैया फ्यूजन होगा ना, किसका फ्यूजन होगा मैम? जब स्पर्म का किसके साथ फ्यूजन होगा, एग के संग फ्यूजन होगा, तब क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। चलो ठीक है, हमको पता चल गया, जिसको युग्मनज कहेंगे, ये भी पता चल गया। मैम एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो बता देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। जाइगोट के बाद जो सेल बनता है जिसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं बच्चों, मल्टीपल सेल्स डिवाइड करके एम्ब्रियो जो हमारा जाइगोट बनाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको भ्रूण बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एम्ब्रियो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी बताओ। 4 चीजें हो गई, तो सिंपल आंसर तो हो गया फीमेल का ओवम, ओवम या एग कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ओवम या एग इज द सेम थिंग, ठीक है। समझ में आ गया, चारों चीजें पता चल गई, स्पर्म क्या है, ओवम क्या है, एम्ब्रियो क्या है, जाइगोट क्या है। और बताओ, एम्ब्रियो के बाद जब बच्चे के बॉडी पार्ट्स विजिबल हो जाते हैं ना बच्चों, जब हमें दिखाई देने लगता है कि बच्चे का बॉडी पार्ट डेवलप हो रहे हैं, जब सोनोग्राफी होती है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड होता है, तब हमें दिखाई दे जाता है कि बॉडी पार्ट्स बनने लगे, तब उस वाले जोन को बोलते हैं बच्चों फीटस, ठीक है। इसको याद रखना, फीटस और एम्ब्रियो दो चीजें हैं, एम्ब्रियो में डिफरेंट सेल्स होंगे लेकिन पता नहीं चलेगा कौन सा बॉडी पार्ट बन रहा है, लेकिन जब बच्चे में हमें बॉडी पार्ट दिखाई देने लगते हैं, तब उस सीक्वेंस को बोलते हैं फीटस। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, बहुत ही आसान सा इजी पीजी सा क्वेश्चन फिर से आ गया है। वॉइस बॉक्स को क्या बोला जाता है भाई, बताओ। स्वर यंत्र को और क्या कहते हैं? फार्निक्स, ट्रैकिया, लार्निक्स या फिर एपिग्लोटिस, ग्रसनी, श्वासनली, कंठनली या फिर उपकंठक? बताइए फटाफट से, कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर करो, क्या होगा इसका आंसर? क्या कहते हैं वॉइस बॉक्स को, बताओ फटाफट से। हमको पता है बच्चों,
हर एक चीज का दूसरा नाम होता है, क्योंकि हमारे घर पे हमारा कोई दूसरा नाम होगा, तुम्हारा तुम्हारे घर पे होगा, मेरा मेरे घर पे होगा। चलो फिलहाल मेरा तो एक ही नाम है। आगे बात करते हैं बच्चों वॉइस बॉक्स की। तो बच्चों हमारे जो बॉडी में थायराइड ग्लैंड के पास एक वॉइस बॉक्स दिया है जिससे बोल पा रहे हैं, जैसे जिससे मैं बोल पा रही हूँ, जिससे तुम भी बोलते हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लैरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र बोल सकते हैं या फिर कंठ नली बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों लैरिंक्स। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो देख रहे हो कितना आसान सवाल पूछता है जेएनवी। द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, मासिक धर्म का आरंभ क्या कहलाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है बताओ, मेनोपॉज, ओव्यूलेशन, मेनार या फिर फर्टिलाइजेशन, रजोनवृत्ति, अंडोत्सर्जन, रजोदर्शन या फिर निषेचन, क्या होगा इसका सिंपल सा आंसर बताइए। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाला है। मेंस्ट्रुएशन है क्या एग्जैक्टली? देखो बेटा, जो हमारा मासिक धर्म होता है ना, वो किस में देखा जाता है? फीमेल्स में देखा जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज लिख लेते हैं यहाँ पर। अभी 3-4 क्वेश्चन के आंसर यही बता दूंगी। फीमेल्स में है। ठीक है, मेनार्क क्या है? मंथली साइकिल है। क्या है बच्चों? ये एक मंथली साइकिल है। सबसे पहली बात क्या है? ब्लड लॉस होता है इसमें। बिल्कुल सही। अब ये अपने आप को रिपीट कितने दिनों बाद करती है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 28 डेज के अंतराल पर अपने आप को रिपीट करती है। बढ़िया। ऑनसेट जब स्टार्ट होगी तब क्या होगा? तब उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे बच्चों मिनार्क, रजो दर्शन। ठीक है, स्टार्ट हो गई, रजो दर्शन हो गए, मिनार्क हो गया। ठीक है, अब ये कब खत्म होती है? जब भी फीमेल, यहाँ पर हम फीमेल का एक एज लिख रहे हैं, ये एक एस्टिमेटेड एज है, सब में डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन इन्हीं एज के बीच में होता है। 45 to 50 ईयर्स का जब भी फीमेल का एज होगा बच्चों, तब क्या हो जाएगा? मेनोपॉज हो जाएगा, मतलब रजोनोवृत्ति हो जाएगी, मतलब जो उनका पीरियड साइकिल है वो बंद हो जाएगा। फीमेल्स में बेसिकली इसको कॉमनली क्या बोला जाता है बच्चों? पीरियड साइकिल बोला जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? 4-5 चीजें याद हो गई। स्टार्टिंग को क्या बोल रहे हैं? रजोदर्शन, दैट इज मेनार्क। खत्म जब होगा तो उसको मेनोपॉज बोलेंगे। फीमेल्स में कौन सी एज पर होता है? 45 to 50 ईयर्स की एज पर होता है। क्या चाहिए लाइफ में? यही तो चाहिए ना, मिल गया। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अरे वाह, न्यू मेरिकल इज बैक, न्यू मेरिकल इज बैक। फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में 21 का आंसर जरूर देंगे, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग सॉल्व करो इसको। फटाफट से सॉल्व करते हैं और बात करते हैं 21 की। चलिए सॉल्व करते हैं। A force of 800 Newton acts on an area of 4 meter square. The pressure will be 5 Pascal, 16 Pascal, 80 Pascal, 200 Pascal. 800 न्यूटन का बल 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर लगाया जाता है। दाब क्या होगा? देखो मैंने आपको बहुत बार बताया है बेटा कि फोर्स एंड प्रेशर वाले से ना फॉर्मूला याद कर लो, सब चीजें आसान हो जाएंगी, बिल्कुल ही आसान। देखो क्या करना है, फिर से प्रेशर को फाइंड आउट करना है, फोर्स अपॉन एरिया का फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया हुआ है? हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है। फोर्स दे रखा है बच्चों 800 न्यूटन का। ठीक है, यहाँ पर एरिया दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर। अब 4 से जब हम डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा? 4 2 8 0 0। सिंपल आंसर हो गया 200 पास्कल। अब ढूंढ लेना है कहाँ लिखा हुआ है 200 पास्कल। मैम डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल डी वाला हो जाएगा बेटा, कैसे नहीं होगा? तुमने कह दिया डी होगा तो डी होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22 की बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22, ऐसी कौन सी चीज है जो इंक्रीज करेगी प्रेशर को? इनमें से कौन दाब को बढ़ाएगा? एरिया को इंक्रीज करना, डिक्रीजिंग एरिया, डिक्रीजिंग फोर्स या फिर बोथ ए एंड सी? बताओ कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना। बहुत आसान है, फिर से वही कॉन्सेप्ट है ना? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या मतलब है? अब मैंने आपको बताया था, फिर से तारक मेहता वाले सीन पे जाते हैं वापस और देखते हैं कौन है अय्यर, कौन है जेठालाल और कौन है जेठालाल का परम मित्र तारक मेहता। तो बच्चों हमको पता है प्रेशर क्या है? जेठालाल है। ठीक है, फोर्स क्या है? तारक मेहता है उसका परम मित्र। मतलब अगर मैं फोर्स को बढ़ाती हूं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, अगर मैं फोर्स को कम करूंगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब ए की बात होती है ना, एरिया की, तब एरिया क्या है? एरिया? एरिया है बच्चों हमारा अय्यर। फोर्स
प्रेशर और एरिया में एक एंटागोनिस्ट है, एंटी है, बिल्कुल ही अपोजिट है। एरिया को अगर बढ़ाया जाएगा बच्चों तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। इंक्रीज करना है प्रेशर को, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करना चाहती हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीजिंग एरिया विल बी द राइट आंसर, मतलब क्षेत्रफल को घटाएंगे तो दाब अपने आप ही बढ़ जाएगा। आसान सा सवाल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। विच सरफेस प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम फ्रिक्शन, कौन सी सतह सर्वाधिक घर्षण को उत्पन्न करती है? स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, पॉलिश सरफेस और प्रोड्यूस इक्वल फ्रिक्शन। चिकनी सतह, खुरदरी सतह, पॉलिश की हुई सतह सभी समान घर्षण उत्पन्न करते हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या होगा 23 का आंसर, बताइए बच्चों। जब भी हमने घर्षण की बात करी थी ना, मतलब जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं बेटा, तो फ्रिक्शन किस वजह से लगता है? कभी भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आए, मतलब इररेगुलरिटीज हो उसमें, ठीक है। खुरदरी सतह होनी चाहिए सबसे पहली चीज। जितना ज्यादा इरेगुलरिटी प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। हमको पता है दो चीजें कांटेक्ट में आएंगी, आपस में रगड़ेंगी, घर्षण लगेगा। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बच्चों रफ सरफेस। मैक्सिमम कौन प्रोड्यूस करेगा घर्षण? खुरदरी सतह, क्योंकि पॉलिश की हुई सतह पर भी इतना घर्षण नहीं लगेगा और स्मूथ सरफेस पे घर्षण बिल्कुल ही मिनिमम लगता है, बिकॉज वो स्मूथ है, उसमें कोई भी असमतल चीज या फिर इरेगुलरिटीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्लियर है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बेटा। इफ अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज, द टाइम पीरियड विल बी। एक और न्यूमेरिकल है आपके ध्वनि वाले चैप्टर से रिलेटेड, साउंड के चैप्टर से रिलेटेड है। यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति में 500 हर्ट्ज है तो उसका आवर्त काल क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करते हैं। देखो बेटा क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, भाई लिख लो। सबसे पहले लिख लिया करो कि दिया क्या क्या है। गिवन है मैम फ्रीक्वेंसी, जो हमारी आवृत्ति है बच्चों वो 500 हर्ट्ज दे रखी है हमको, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है मैम? टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। टाइम फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर लेंगे। क्या बड़ी बात है भाई इसमें? कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। अभी अभी देखो, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों। जो हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, वो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या यही क्वेश्चन यही पढ़ा है? बिल्कुल यही पढ़ा है मैम, ठीक है। अब मुझे टाइम फाइंड आउट करना है तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग बना लूंगी इसको। तो हमारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट कर दो, सिंपल। 1 अपॉन 500, 500 से डिवाइड करना है एक को, ठीक है। डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ इसलिए परेशान मत हो। एक को अंदर पुट करो, 500 बाहर, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, एक जीरो और 3 जीरो, कितना? 2000। सही करा है मैम ने डिवाइड? आता है मैम को डिवाइड करना? सिंपल आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0.002 और सेकंड में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये टाइम पीरियड है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आंसर की बात हो गई। अब बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। विच ऑफ दीज इज एन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कौन है इनमें से इलेक्ट्रोलाइट? बताओ फटाफट से। विच ऑफ दीज इज एन इलेक्ट्रोलाइट? निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रोलाइट है? प्योर वाटर, सॉल्ट वाटर, शुगर सोल्यूशन या फिर ऑयल? शुद्ध जल, नमक का पानी, शक्कर, विलायन या फिर तेल? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करो बेटा, क्या होगा ऐसी चीज जो एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है भाई। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट पता है क्या चीज होती है? एक ऐसी चीज जो कि कंडक्ट कर पाए इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब विद्युत का अच्छा चालक होगा इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहली चीज गुड कंडक्टर होगा। चलो एक पॉइंट पता चल गया कि विद्युत का अच्छा चालक होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। सबसे पहली चीज है इसमें आयन्स होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है जब तक किसी भी लिक्विड में आयन्स नहीं है, वो आयन्स में ब्रेक नहीं होगा, वो एक गुड कंडक्टर नहीं बन पाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं बन पाएगा। सिंपल सी चीज है, देखते हैं। प्योर वाटर, नो मिनरल्स एंड नो नमक, नो आयन्स। सॉल्ट में आयन्स होते हैं, शुगर सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व, नो आयन्स।
ऑयल में नो आयंस, तो सिंपल आंसर हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। ये मैंने आपको समझाया भी था, एक बार फिर समझाती हूँ बच्चों। जो हम कॉमन सॉल्ट नमक खाते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl का। ये जब आप बड़ी क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। जब ये ब्रेक होता है ना, पानी में जैसे ही डूबता है तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयंस में डूबता है। ये क्या है बच्चों? ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। और यही आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? विद्युत के अच्छे चालक है, विद्युत को कंडक्ट करवाते हैं। तो सिंपल आंसर हो जाएगा कि नमक के पानी जो है, नमक का पानी जो है वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। फ्री आयंस इन अ सॉल्यूशन मेक इट, विलायन में मुक्त आयन होने से वह बनता है। बताओ फ्री आयंस, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर। एक अच्छा चालक, खराब चालक, रोधक या फिर अर्धचालक। आयंस प्रेजेंट है। अभी हमने बात करी कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट है NaCl, ये जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है बच्चों, अपने फ्री आयंस को बाहर पानी में छोड़ देता है, Na प्लस और नेगेटिव Cl, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारे आयंस है। अब आइए आयंस क्या करते हैं? यही कंडक्ट करवाते हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को कंडक्ट करवाते हैं। तो सिंपल आंसर है ए, दैट इज अच्छा चालक, गुड कंडक्टर। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27? बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड ऑफ, करंट चालक किससे बना होता है? बताओ फटाफट से, किससे बना होता है लाइटनिंग कंडक्टर? कॉपर, सिल्वर, प्लास्टिक या फिर नन? तांबा, चांदी, प्लास्टिक या फिर कोई नहीं? तो बच्चों एक चीज तो बहुत आसान है, इससे पता करना कि भाई ये लाइटनिंग कंडक्टर है, मतलब ये कंडक्ट करवाएगा विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। मतलब ये इंसुलेटर से बना हुआ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। तो प्लास्टिक और नन तो हो ही नहीं सकते, बात ही खत्म। प्लास्टिक और कोई नहीं हो सकता। चांदी और तांबा में अभी डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं कि भाई कौन होगा सबसे बढ़िया चालक तड़ित में, ठीक है। तड़ित चालक में लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है वो बताती हूँ। देखो ये क्या है मैम? बिल्डिंग है ये। मान लो यार मैम की थोड़ी सी ड्राइंग कमजोर है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हंसोगे। ये क्या है बच्चों? ये हमारी हाउस होल्ड बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ होता है लाइटनिंग कंडक्टर, जो कि एक वायर से कनेक्टेड होता है। जो वायर कहाँ जाता है बच्चों? ग्राउंड के अंदर, अर्थ में जाता है। ये किसका वायर होता है? अर्थिंग का वायर होता है, ठीक है। अब मैम ये वायर कर क्या रहा है? ये वायर है, ठीक है। ये लाइटनिंग कंडक्टर है। क्या होता है बच्चों? जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारी बिल्डिंग में जनरेट हो जाती है, तब ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या मदद करता है? इस वायर के थ्रू जितना भी एक्सेस चार्ज है बच्चों, कहां पहुंचा देता है? ग्राउंड के अंदर पहुंचा देता है, ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक्स, शॉर्ट सर्किट बिल्डिंग के अंदर ना हो। ये काम है लाइटनिंग कंडक्टर का। मैम जो वायर्स है ना, तो बच्चों जरा घर में देखो, एक बार नजर घुमा के, कौन से वायर्स यूज होते हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में सबसे बढ़िया जो मेटल यूज होता है वायर्स को बनाने के लिए, वो कौन सा मेटल है बच्चों? कॉपर का मेटल है ना। आपको पता है कॉपर जो है वो डक्टाइल होता है और वो वायर्स में इजीली बीटन हो जाता है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा ए, तांबा, दैट इज कॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग वी शुड अवॉइड, बिजली तड़ित के समय हमें बचना चाहिए किससे? टेकिंग शेल्टर अंडर ट्रीज, यूजिंग टेलीफोन, टचिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब बच्चों कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे हमें शॉक लगेगा, है ना। हमें भाई करंट नहीं लगना चाहिए, मैं तो बची रहूं कैसे भी। कैसे? लाइटनिंग आई, पहला है टेकिंग शेल्टर अंडर ट्रीज। अगर लाइटनिंग आएगी तो थंडर भी आएगा, मतलब तेज हवाएं चलेंगी। अगर पेड़ मेरे सर पे गिर गया तो ये नहीं करना चाहिए मुझे बिल्कुल। यूजिंग टेलीफोन, टेलीफोन का जो वायर है वो कंडक्ट करता है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो भी नहीं यूज करना चाहिए। मोबाइल फोन यूज कर सकते हो, लेकिन टेलीफोन जो वायर्ड वाले होते हैं ना उनको नहीं यूज करते। टचिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स, हमें पता है कि मेटल जो है वो एक अच्छा चालक है किसका? विद्युत का। करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट जो है वो उसको कैच कर सकता है। कौन? मेटल ऑब्जेक्ट गुड कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको भी टच नहीं करना चाहिए। सिंपल आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त के सभी। पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेनी चाहिए, टेलीफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, याद रखना जो तार वाला टेलीफोन होता है, ठीक है। वायर्ड, धातु वस्तुओं को छूने से मना, ये भी नहीं करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आसान। चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। इफ एन अर्थक्वेक हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6, ठीक है, रिक्टर स्केल से नाप लिया, 6 है मैग्नीट्यूड, अच्छा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। इज इट इज हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ 4, 4 के मैग्नीट्यूड से 6 वाला मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा होगा। यदि भूकंप रिक्टर पैमाने पर 6 की तीव्रता है तो वह 4 तीव्रता वाले भूकंप से कितनी अधिक शक्तिशाली होगा। फटाफट से इसका आंसर दे दो, बहुत आसान है। 2 टाइम्स, 100 टाइम्स, 10 टाइम्स या फिर 1000 टाइम्स, 2 गुना, 100 गुना, 10 गुना या फिर 1000 गुना। आसान सा फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, पहले शायद आपने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो फियर व्हेन आई एम हियर, ठीक है। इसको करके जल्दी से बता देती हूँ, बच्चों परेशान ना हो, अभी सीख जाओगे। देखो हमने सबसे पहले ले लिया बच्चों 6, क्योंकि पहला मैग्नीट्यूड क्या है, 6 का मैग्नीट्यूड है। जो भी मैग्नीट्यूड बड़ा हो पहले उसे लिख लेना, माइनस कर देना छोटे वाले मैग्नीट्यूड को 4 से। मैं आपको बता दूं कि बच्चों हमेशा हमारा जो अर्थक्वेक होता है वो 10 फोल्ड इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब जब भी हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड को तो याद रखना 10 गुना बढ़ेगा, ठीक है, 10 गुना। अब पहला मैग्नीट्यूड है 6, अगर मैं मैग्नीट्यूड लिख देती हूँ यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 6 है। 6 माइनस 4 कितना होता है, 2। कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, 10 गुना बढ़ेगा, ठीक है, 2 बार 10 गुना बढ़ेगा, यानी कि 10 इंटू 10। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 इंटू 10। कितने टाइम्स बढ़ा बताओ, 100 टाइम्स बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 100 टाइम्स। आसान था, निकाल लोगे, कौन नंबर आ सकते हैं यहाँ पर, तुरंत निकाल लेना माइनस करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। The angle of incidence is equal to, आपतन कोण बराबर होता है किसके बराबर है भैया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 या फिर 45 डिग्रीज। अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण या फिर 90 या फिर 45 डिग्री। फटाफट से यार, ये तो बहुत आसान है, लेमन स्क्वीजी टाइप का क्वेश्चन है यार। लाइट का सबसे पहला लॉ पता है, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है मैम, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अच्छा भाई, ये फर्स्ट लॉ है, यस मैम ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है भाई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण के बराबर होगा आपतन कोण। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। If a light ray makes an angle of 30 degree with a normal while incident on mirror, the angle of reflection is, अरे अरे अरे, टफ क्वेश्चन है भाई, टफ क्वेश्चन है, लेकिन हम अभी इसको आसान बना देंगे। यदि प्रकाश की किरण दर्पण पर लंब से 30 के कोण पर गिरे तो परावर्तन कोण क्या होगा। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, आ जाओ डायग्राम समझाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लिया, आप फ्रेम करेंगे, उसको चित्र में उतारेंगे। आ जाओ चित्र बनाते हैं। सबसे पहले तो एक दर्पण बना लिया सुंदर सा, है ना, पॉलिश्ड सरफेस। चलिए भैया दर्पण बन गया। इफ अ लाइट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द नॉर्मल, क्या कह रहा है, कलर चेंज कर ले रहे हैं फटाफट से ताकि समझ में बेटर आए। एक रे गिरी, ठीक है, एक लाइट एंगल ने क्या करा, एक लाइट रे ने एक 30 डिग्री का एंगल बनाया नॉर्मल के संग। नॉर्मल कौन सी होती है, अभिलंब होती है, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है बताओ फटाफट से, कितने का बना रही है बच्चों, 30 डिग्री का। चलिए बढ़िया बात है, मतलब क्या मैं कह सकती हूँ कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि ये तो गिरी है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, यहाँ लिख लेती हूँ मैं कि मैम एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 30 डिग्री का। अब दूसरा कलर, while incident on a mirror the angle of reflection will be, रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये रिफ्लेक्शन की लाइट हो गई, ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया है आप लोगों से, अभी पढ़ा था। पहला लॉ रिफ्लेक्शन का क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इजी पीजी, हमें तो पता है भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, मुझे तो पता है कि 30 है। तो क्या तुमको क्या लगता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होगा। तो सिंपल आंसर हो जाएगा 30 डिग्रीज। ए विल बी द राइट आंसर। टफ था, तुम बताओ मुझे टफ था क्या, टफ था, इसको फाइंड आउट करना। बस क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है और उसको चित्र में उतारना है। जैसे ही चित्र में उतारा वैसे ही आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे बेटा। इफ अ साउंड वेव्स वाइब्रेट्स
40 टाइम्स इन 2 सेकेंड्स। टाइम दे रखा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन दे रखा है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। टफ है लेकिन आसान बना देंगे अभी तुरंत। यदि ध्वनि तरंग 2 सेकंड में 40 बार दोलन करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? टाइम पीरियड फाइंड करना आ गया, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लोगे अगर टाइम पीरियड दे रखा होगा। ऑसिलेशंस से फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं ये बताती हूँ, आ जाओ। देखो 3-4 फॉर्मूले हैं वो भी यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला जो तुम लोग को याद करना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर मान लो कि तुम्हें सिर्फ 2 ही वैल्यूज दे रखी हैं बच्चों, तो तुम इससे फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो अगर तुम्हें टाइम पीरियड दिया है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा फॉर्मूला है कि तुम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो, कब? जब तुम्हें सिर्फ फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो तुम दो चीजें फाइंड आउट कर लोगे, अगर तुम्हें टाइम पीरियड दिया है तो तुम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो, अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी देखी है तो तुम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो, दोनों चीजें हो जाएंगी। वाइब्रेशन दिया हुआ हो तब क्या करना है, आ जाओ। देखो जब भी हमको नंबर ऑफ वाइब्रेशन मतलब दोलन दिए होंगे तो सबसे पहले तो लिख लो कि कितने दोलन है, 40 है यहाँ पर, ठीक है। और अब तुम्हें दे रखा है यहाँ पर टाइम पीरियड, चलो बात कर लेते हैं, कितना? 2 सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का एफ बनाओ, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम पीरियड। तो सिंपल आंसर हो जाएगा 40 अपॉन 2, कितना हो जाएगा? 20। और फ्रीक्वेंसी को किस में नापा जाता है? 20 हर्ट्ज हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी? जितनी वाइब्रेशन हुई है जितने भी टाइम में वो भी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, वो भी आवृत्ति कहलाती है। तो सिंपल हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज। कहाँ लिखा हुआ है? सी। अरे वाह, आसान सा क्वेश्चन था मैम, कॉन्सेप्ट समझ लो, सारे क्वेश्चंस कराओगे सारे, ठीक है। और मैं तो ये बोलती हूँ ना कि जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है ना वो थ्योरी वाले से ज्यादा आसान है, रटना नहीं है सिर्फ समझना है, समझ गए ना तो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं बेटा, ठीक है। बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं डिफिकल्टी लेवल जो है वो क्वेश्चंस का बढ़ता चला जा रहा है, कोई बात नहीं, और क्वेश्चंस करने। तो एक चीज और है मेरे पास, देखो ये है बच्चों क्लास 9th की वेदा एकेडमी की तरफ से बनाई गई एक स्टडी गाइड जिसमें आपको मिलते हैं चारों सब्जेक्ट्स, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके क्या करना है, वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इस बुक को परचेज कर लेना है, बिकॉज ये जो है वो आपका साथी है, किसके लिए? जीएनवी की तैयारी के लिए। उसके साथ साथ बच्चों अगर बिल्कुल जीएनवी की प्रिपरेशन के साथ बिल्कुल बिल्कुल प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, अच्छी तरीके से 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना चाहते हो, तो ये मॉडल पेपर जिनके संग आपको मिलती है क्या, एक ओएमआर शीट, मतलब बिल्कुल जीएनवी वाला फील घर पे बैठ के, हाँ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, अपने आप को एनालाइज भी कर लोगे। तो जल्दी से वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और ये सब चीजें परचेज कर लो आसान से। चलिए अब 33 की बात कर लो पहले, देखो a light ray strikes a plane mirror at an angle of 35 degree to the surface, the angle between the incident ray and the reflected ray will be, oh my god टफ है, ये तो मुझे भी टफ लग रहा है, बट आप लोग अगर मेरे साथ हो तो अभी सॉल्व कर लेंगे। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर सतह से 35 कोण बनाकर गिरती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? मैंने आपको बताया है जितने भी लाइट वाले डायग्राम्स हैं उनका आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे नहीं कर पाओगे। देखो आ जाओ एक लाइट रे है जो स्ट्राइक कर रही है प्लेन मिरर को, तो सबसे पहले तो मैं प्लेन मिरर बनाऊंगी, है ना। एक लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, एंगल कितना बना रही है? 35 डिग्री का एंगल बना रही है। चलो भैया एंगल बन गया कितना? 35, ठीक है। अब हमारा अभिलंब भी होगी कोई, मतलब नॉर्मल, नॉर्मल हो गई है, ठीक है। अब यहां से क्या जाएगी? कोई रिफ्लेक्टेड रे, इसी तरीके से होगा ना, ये हमारी इंसिडेंस गिरी, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये नॉर्मल है। क्या सही बोल रही है मैम या नहीं? बिल्कुल सही बोल रही है भाई, ठीक है। हमको पता है बच्चों जो हमारी नॉर्मल है ना वो इंसिडेंस के संग कितना 90 डिग्री का एंगल बनाती है दोनों साइड से। नॉर्मल रे जो है वो क्या करती है बेटा? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दिखाई दे रहा है सबको? चलिए अब यहां पर दे रखा है 35,
अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, मैं आधा डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम है। ये मेरा 90 है, टोटल मेरा 90 है, और दूसरा जो मुझे बनाया गया दिखाई दे रहा है बच्चों, जो इतना एंगल है वो है 35 का। क्या इतनी बात सही है? बिल्कुल सही है मैम, कैसी बातें कर रही हो आप। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो क्या मैं 90 में से 35 को माइनस नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ भाई। 90 में से जब मैं 35 को माइनस करती हूँ तब मेरा ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है ना। ये मिल जाएगा मुझे, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा, तो क्या होगा, 55 आ जाएगा। कैसा ही बोल रही हूँ मैम? तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 55 डिग्रीज। चलो, अब मुझे पता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, बराबर है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये हो गए दोनों 55 डिग्रीज? बिल्कुल बोल सकती हूँ मैम। 90 में से 35 को माइनस कर लिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। दूसरी बात क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो मतलब 55-55 दोनों हो गए। क्वेश्चन में पूछा गया है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा, मतलब ये दोनों कितने होंगे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, ये भी 55 है और ये भी 55 है डिग्रीज में, क्या मैं 55-55 को प्लस कर सकती हूँ? दोनों के बीच का एंगल पूछा गया है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 110 डिग्रीज। ठीक है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 110 डिग्रीज। क्लियर है, आसान था, थोड़ा टफ था, मैं मानती हूँ, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं बेटा। पेरिस्कोप यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? हमको पता है पेरिस्कोप जो है वो क्या करता है बच्चों, मल्टीपल चीजों को दिखाता है, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन को शो करता है। हमको पता है कि इसमें पेरिस्कोप में क्या होता है बच्चों, तीन इस तरीके से क्या लगे होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं, जो कि 45 डिग्रीज के एंगल पर लगे होते हैं। तो सिंपल आंसर हो जाएगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, दैट इज बहुपरावर्तन। आसान था। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की, जो कि बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। द परसिस्टेंस ऑफ विजन इन ह्यूमन आई इज अबाउट, मानव नेत्र में दृश्यमानता का स्थायित्व लगभग कितना होता है, बताओ। ये मैंने करवाया है क्वेश्चन भाई, बहुत आसान है। 1/10 सेकेंड, 1/24, 1/16, 1/30, बताओ क्या होगा। जल्दी से सबका आंसर चाहिए मुझे 35 के लिए, फटाफट से आंसर दो। देखो बेटा क्या होता है ना, एक सेकंड में हमको कितना परसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कितना इमेज बनती है, 16 इमेजेस, ठीक है, तभी वो मोशन में दिखाई देती है। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा 1/16। ठीक है, जो परसिस्टेंस है विजन का ह्यूमन आई में वो है 1/16, एक सेकंड में 16 इमेजेस दिखाई देती हैं। क्लियर है, चलिए तो बच्चों ये थे आपके टॉप 35 क्वेश्चंस। मजा आया होगा क्लास में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अब बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो अगर आप क्लास 5th में है तो आप क्लास 6th की बुक को परचेस कर लो, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस करोगे भर भर के। और अगर आप क्लास 8th में हो तो ये है आपके लिए कंप्लीट स्टडी गाइड क्लास 9 की, जिसमें आप फिजिकली क्वेश्चंस को कर सकते हो। पीवाईक्यूज है, थ्योरी है, क्यूआर कोड है प्यारा सा, जिसको स्कैन करके पूरी जानकारी ले सकते हो चैप्टर की। ठीक है, तो फटाफट से परचेज कर लो। और एक नया फीचर जो कि वेदा एकेडमी सबके लिए ले आया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों वो क्या है, वो है आपका AIMT, मतलब आपको रैंक मिल जाएगी आपके एग्जाम से पहले। ऐसा क्या है मैम, अरे बताती हूँ, रोको तो, सब्र तो करो। तो बच्चों ये क्या है हमारा, ये है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का फीचर, जो कि बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है। मैम ना कोई भी फ्री की चीज कभी नहीं छोड़ती हैं, तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी इस फ्री की अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। कब होने वाला है, टाइम बता देती हूँ, डेट बता देती हूँ। इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल आसानी से, जैसे गेम्स डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से। होने वाला है 14 सितंबर को शाम को 6 बजे। ठीक है, तो क्लास 9 वाले बच्चों याद रखना, आपका टाइमिंग है 6 to 8:30, और 8:30 के बाद 10 मिनट के बाद ही 8:40 पे आपको क्या दिखाई देगा, आपको आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
रिजल्ट में मार्क्स के साथ जितने भी बच्चों ने आपके साथ एग्जाम दिया होगा उसमें आपकी रैंक भी शो करेगी। एक चीज को याद रखना, जो आपका अटेम्प्ट नंबर 1 होगा बच्चों, उसी का लीडर बोर्ड शो होगा। तो प्लीज इंश्योर करें कि आपका नेटवर्क एकदम स्टेबल हो और इस अटेम्प्ट को जरूर दीजिए। सबसे साथ साथ ये बात है, जो भी बच्चे टॉप 3 में आएंगे उनको वेदा एकेडमी की तरफ से बहुत ही प्यारे प्यारे सरप्राइजेस मिलेंगे। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए AIMT के लिए। और मंडे से बच्चों, मंडे से, ये जो अपकमिंग मंडे आने वाला है, मतलब 15 सितंबर से आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम पे, जिस पर आप ये प्रीमियर देख रहे हो। साथ ही साथ में क्या होगा, शाम को 6 बजे हम आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाएंगे, वो भी चारों सब्जेक्ट के। तो जुड़ना मत भूलना और डेट को याद रखना, साथ ही साथ में टाइम को याद रखना। क्लास 9 के स्टूडेंट्स 6 बजे मंडे से डेली आपको क्या मिलेगा, एक लाइव क्लास मिलेगी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और एक्साइटिंग लगी होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय।